हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑन डिमांड टॉपिक है। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर करवा दीजिए, काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। पब्लिक प्राइवेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी आपके काइंड्स ऑफ कंपनीज के चैप्टर में जितनी भी अनदर टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, वो हम इन दो पार्ट्स में हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम फर्स्ट कंपनी लेके आ रहे हैं, दैट इज चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती है? द क्राउन इन द एक्सरसाइज ऑफ द रॉयल प्रेरोगेटिव। मतलब जो पहले टाइम पे जब एक पूरी कंट्री का एक किंग या एक क्वीन होते थे, ठीक है, उस टाइम पे जो कंपनीज बनाई जाती थी, क्राउन इन द एक्सरसाइज मतलब जो भी उस टाइम पे किंग या क्वीन का क्राउन एक्सरसाइज में होता था, जिनके पास रॉयल प्रिविलेज होती थी, एडवांटेज होती थी। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एडवांटेज। उनके पास रॉयल एडवांटेज होती थी और उनके पास पावर थी टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन बाय द ग्रांट ऑफ चार्टर। चार्टर ग्रांट करके उनके पास पूरी पावर थी कि वो कोई कॉर्पोरेशन क्रिएट कर सकते हैं टू पर्सन असेंटिंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब जो भी पर्सन चाहता है इनको उसको कॉर्पोरेशन को खोलना, तो रॉयल किंग या क्वीन के पास पूरी पावर होती थी कि वो चार्टर के थ्रू कॉर्पोरेशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब रॉयल चार्टर होता क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट that is signed by the king or queen of a country and that gives an organization particular right. रॉयल चार्टर के ऊपर किंग या क्वीन ने अगर अपने सिग्नेचर कर दिए तो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकता है, ठीक है, और उस पर्सन को पर्टिकुलर राइट्स मिलेंगे। सच कंपनीज और कॉर्पोरेशंस आर नोन एज चार्टर्ड कंपनीज, जो कि रॉयल चार्टर के थ्रू बनाई जाती थी। मींस रॉयल चार्टर मींस अ डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय द किंग और क्वीन। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप सबको पता होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तो इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, तो वो किसके थ्रू बनी थी? वो क्या थी? चार्टर्ड कंपनी। या दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694। क्लियर? लेकिन आफ्टर द कंट्री अटेन्ड इंडिपेंडेंस दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। जब एक बार इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद इस तरह की कंपनीज इंडिया के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्लियर? मोर ओवर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट अप्लाई टू सच कंपनीज। क्लियर? कि प्रोविजंस कंपनीज एक्ट की इस तरह की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थी हमारी कौन सी कंपनी? चार्टर्ड कंपनी। सेकंड आती है हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं जो कि एक स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जाती हैं। उस कंपनी को बनाने के लिए पहले पूरा एक्ट प्रिपेयर किया जाता है और एक्ट पास करवाया जाता है फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है। तो company may be incorporated by means of a special act of the parliament or any state legislature. एक्ट पास करना पड़ता है, ध्यान रखना। such companies are called statutory companies. They are not required to have any memorandum or AOA. statutory companies का कोई मेमोरेंडम नहीं होता, कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता। तो अगर इनके बीच में चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि पहले हमने पढ़ा है ना, किसी भी कंपनी में चेंजेस करने हैं तो उसके आर्टिकल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आर्टिकल ऑथराइज करता है तो मेमोरेंडम में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनी के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जा सकता है? बाय अमेंडमेंट्स इन द एक्ट क्रिएटिंग देम। क्लियर? जिस एक्ट के तहत वो कंपनी बनी है, उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर? और ये जो कंपनी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, इसका अपना सेपरेट लीगल एक स्टेटस होता है, इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ। ये बिल्कुल भी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कंसिडर की जाती। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बनाई है और पार्लियामेंट के थ्रू इसका एक्ट बनाया गया है तो ये गवर्नमेंट हो गई। नो, इसका अपना सेपरेट लीगल स्टेटस है। इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। The annual report on the working of each statutory company is required to be placed on the table of Parliament.
या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, एज द केस मे बी, ठीक है। लेकिन इनकी जो भी वर्किंग है उसके ऊपर हर साल रिपोर्ट तैयार की जाती है, एनुअल रिपोर्ट, जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को दिखानी होती है कि किस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी वर्क कर रही है। क्लियर? सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, आपको पता है कौन कौन सी बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल सबको पता थी ना, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी सबको पता है, इतनी बड़ी एग्जांपल। RBI इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी कंपनी, RBI एक्ट के थ्रू ये RBI बनाया गया, ठीक है। फिर UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और ये कैसे बनाई गई? एक्ट पास करके, स्पेशल एक्ट बने हैं इनके लिए, और अगर इनमें कोई चेंजेस करने हैं तो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्लियर? थर्ड हमारे पास आती है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। वैसे तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले कंपनी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर हुई थी, आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है। अ रजिस्टर्ड कंपनी मे बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कौन कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। तो ये तीन ही तरीके की कंपनीज हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? ये जो चीज है ये डायरेक्टली लायबिलिटी के साथ रिलेट करती है कि कितनी लायबिलिटी है पर्सन की, क्या लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की टुवर्ड्स द कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर लिखा है कि उनकी कितनी लायबिलिटी है, और वो सिर्फ उतनी ही होगी जितनी की शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट है। लिमिटेड बाय शेयर, अगर 10 रुपीज का एक शेयर है, मान लेते हैं कि 10 रुपीज का एक शेयर है, तो मैक्सिमम लायबिलिटी हर एक शेयर होल्डर की कितनी होगी? अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं और 10 रुपीज का एक शेयर है तो कितनी अमाउंट हो गई? 1000। तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1000 तक की है, उसके बाद मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स द कंपनी। क्लियर? देखो क्या लिखा है लास्ट पे, टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। और ये जो लायबिलिटी है ये ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस भी एनफोर्स की जा सकती है, मतलब जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तब तक भी मंगवाई जा सकती है कि हाँ इतने पैसे आपके ड्यू हैं, आप पे करो। लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पे भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है, एनफोर्स की जा सकती है कि मान लेते हैं मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 100 शेयर्स लिए हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज ईच शेयर, 1000 की लायबिलिटी हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ अभी 7 रुपीज मंगवाए हैं पर शेयर, ठीक है। 7 रुपीज मंगवाए हैं, 3 रुपीज अभी अनकॉल्ड है। 7 रुपीज तक मतलब मैंने कितने पे कर दिए? 700 मैंने पे कर दिए, 100 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज 700 पे कर दिए। अब जो ये बचे हुए 300 है वो चाहे तो एग्जिस्टेंस के टाइम पे मांगे या वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगे, वो 300 की मेरी लायबिलिटी है। लेकिन बियॉन्ड 300 मतलब बियॉन्ड ऑल एंड ऑल बियॉन्ड 1000 मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, जहां पे शेयर्स फुली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर था, हर एक शेयर के ऊपर मैंने 10 रुपीज पे ऑलरेडी कर दिए, नो फर्दर लायबिलिटी रेस्ट्स ऑन देम। फिर कोई भी आपसे और पैसों की डिमांड नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? लिमिटेड बाय शेयर्स, जितनी शेयर की वैल्यू है वहीं तक लिमिटेड है लायबिलिटी। फिर आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसके अंदर क्या है कि पर्सन मुंह से बोल रहा है कि मैं इतने कंट्रीब्यूट करूंगा। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच अमाउंट एज दे मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक इन द MOA। जितनी उन्होंने अंडरटेक करी है मेमोरेंडम के अंदर कि हाँ हम इतने तक कंट्रीब्यूट करेंगे, टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, स्पेशली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कि वाइंड अप के टाइम पे अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है उसकी लायबिलिटीज
जो है वो पे ऑफ नहीं कर पा रही, तो इतनी अमाउंट तक मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। वाइल ही इज अ मेंबर, ये बात ध्यान रखने वाली है, चाहे वो बंदा मेंबर है या विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। ध्यान से सुनिए, मैंने गारंटी दे दी कंपनी को कि वाइंड अप के टाइम पे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं 50,000 कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। तो मेरी लिमिटेड बाय गारंटी होगी कि मैंने गारंटी दी है कि 50,000 तक की लायबिलिटी मेरी है, उसके बियॉन्ड मुझसे कोई डिमांड नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद भी 1 साल तक आई एम लाइबल टू पे द लाइबिलिटी इफ देयर इज एनी नीड। चाहे मैं उस टाइम पे मेंबर हूं, चाहे मेरे को 1 साल हो गया है, विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। मतलब मेरी लाइबिलिटी कब खत्म होगी? 1 साल एक्सपायर होने के बाद, छोड़ने के 1 साल एक्सपायर होने के बाद तक मेरी लाइबिलिटी जो है खत्म होगी। 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी को जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो जितनी गारंटी मैंने उठाई है वो मुझे पे करनी पड़ेगी, ठीक है। For payment of the debts and liabilities of the company. So every company limited by guarantee must have its memorandum and article. बहुत जरूरी है उनके लिए। फिर लास्ट आ जाती है अनलिमिटेड कंपनीज, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट्स एंड लाइबिलिटी। मतलब कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे जितने भी डेट्स लाइबिलिटीज बनते हैं, सारे टोटल डेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो लायबल होंगे, क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन इस तरह की कंपनीज आर रेयरली फॉर्म्ड। क्लियर? अच्छा, एक नोट जो कि सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर है, चाहे वो अनलिमिटेड है, तीनों के तीनों केसेस में कंपनी कुड बी प्राइवेट और पब्लिक। क्लियर? प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, उसकी भी तीनों टाइप्स होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अगर पब्लिक है तो वो भी इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। सो होपफुली आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द कंपनीज डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।